हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को अपने दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। एक चीज जिसका हम सब इंतजार करते हैं वो है किसी बेनिफिक ग्रह की दशा। खासकर जब हम किसी ऐसी दशा से गुजर रहे हों जो हमारे नजरिए से एक कठिन दशा हो, और मानो कि गुरु की दशा या शुक्र की दशा शुरू होने वाली हो, और हम सोचते हैं कि ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में है, वो एक योग कारक है या फिर लग्नेश भी है, और खासकर अगर वो 10वां घर का मालिक हो, जैसे कि 10th लॉर्ड या दूसरा लॉर्ड या फिर 11th लॉर्ड, तो हम सोचते हैं या उम्मीद करते हैं कि उस खास ग्रह की दशा से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जब वो दशा आती है तो हम समझते हैं कि जैसे ग्रह ने जादू की छड़ी घुमा दी होगी और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, चीजें बढ़ेंगी, तरक्की होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक ताकतवर मंगल ग्रह की दशा में सब कुछ सही हो जाएगा और पैसा मूल्य बढ़ेगा और खुशहाली ऐसी होगी कि वो हमारे पैर छू लेगी। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या होता है? हम में से कितनों ने शुक्र की बढ़िया दशा देखी है? कितनों ने गुरु की उम्दा दशा देखी है? कितनों ने सूर्य की शानदार दशा देखी है? या फिर कितनों ने एक मजबूत चंद्र की दशा देखी है? तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी ग्रह की दशा वैसी नहीं होती जैसे हम उम्मीद कर रहे होते हैं, इसके बावजूद कि वो लग्नेश है, इसके बावजूद कि वो एक मंगल ग्रह है या ताकतवर कारक है और अच्छी चीजें देने का वादा कर रहा है उन घरों के कारण जिन पर उसका राज है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वृषभ लग्न वाले जन्म कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न वाले के लिए शनि एक बहुत ही ताकतवर योग कारक है, क्योंकि शनि 9वां और 10वां घर का मालिक है। आपके लिए दोनों सबसे ताकतवर, खुशहाली लाने वाले और तरक्की देने वाले घर, और शनि इन दोनों घरों 9वां और 10वां घर का मालिक है। वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए शनि की दशा में पैसे की बौछार होगी, तरक्की होगी, विदेश यात्रा होगी, खुशहाली आएगी, बहुत सारी दौलत आएगी, इतना आएगा, स्थिरता होगी, करियर में मजबूती होगी, सब कुछ सही जगह पर आ जाना चाहिए। लेकिन क्या हर एक वृषभ लग्न वाले के लिए शनि की दशा ऐसी दौलत, तरक्की, खुशहाली, इतना, शायद प्रमोशन लाती है? क्या लाती है? बिल्कुल नहीं। मेरे तजुर्बे के मुताबिक 10 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए ही शनि की दशा बिना किसी मुश्किल या परेशानी के बहुत अच्छाई लाती है। सबसे अच्छी शनि की दशा ने भी वृषभ लग्न वाले लोगों की जिंदगी में कठिन वक्त लाए हैं, और कभी कभी तो शुक्र की दशा से भी बुरे हाल कर दिए हैं। हालांकि वृषभ लग्न के लिए शुक्र नीच भी हो सकता है। हाँ, जब शनि बहुत मजबूत स्थान पर हो, मिसाल के तौर पर वृषभ लग्न वाले के लिए अगर शनि अपने ही घर 10वें में है तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और फिर शनि की दशा आपके लिए बहुत अच्छा काम करनी चाहिए। फिर भी ऐसा हमेशा नहीं होता। असल वजह यह है कि किसी भी ग्रह की दशा, चाहे वो ऐसे वादे कर रहा हो, अपनी मजबूती के कारण, अपनी ऊंचाई के कारण, आपके लिए योग कारक होने के कारण, या लग्नेश का मित्र ग्रह होने के कारण, फिर भी वो ऐसे नतीजे नहीं लाती जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं। एक वजह यह है कि ग्रह की खासियत कुछ और है, ग्रह का सुलूक और रवैया कुछ और है, जिसको आपने गलत समझा है, और आपने वो काम नहीं किए जो ग्रह को खुश रखते, उसे अपने साथ रखते। इसको क्या मतलब है? पहले ये समझे कि एक ग्रह आपके साथ उसका अंतर्दशा और उसका दशा के दौरान कैसे पेश आता है। खासकर अपनी दशा के दौरान एक ग्रह 3 भूमिकाओं में और 3 मुख्य भूमिकाओं में पेश आता है। और कृपया इसे याद रखिए, एक बहुत बहुत ताकतवर बात, कई ज्योतिषी आपको ये नहीं बता पाएंगे, और ये ग्रहों का राज है कि वो दशा में आपके सामने कैसे आते हैं। दशा के दौरान, खासकर अपनी दशा के दौरान या हद तक अपने अंतर्दशा में, एक ग्रह आपके साथ एक उस्ताद की तरह, एक बाप की तरह और एक मालिक की तरह पेश आएगा। वो आपके साथ कभी दोस्त की तरह नहीं आएगा, वो आपके साथ कभी माँ की तरह नहीं आएगा, वो आपके साथ कभी बच्चे की तरह नहीं आएगा। ग्रह सिर्फ 3 भूमिकाओं में ही आता है, हर ग्रह कुछ ज्यादा कुछ कम। वो भूमिका है एक उस्ताद की, एक बाप की और एक मालिक की। और किसी भी हालत में दशा के दौरान आपको ग्रह के यही 3 चेहरे या सिफात या जाहिर होते या खासियत या रवैया दिखाई देंगे। तो उस्ताद क्या करता है? उस्ताद आपके साथ कैसे पेश आता है? उस्ताद आपसे उम्मीद रखता है कि आप उस विषय में मेहनत करोगे जो वो पढ़ाता है। तो एक मैथ्स के उस्ताद चाहेंगे कि आप सभी विषयों में अच्छा करो और मेहनत करो, मगर मैथ्स का उस्ताद चाहेगा कि आप उनकी क्लास में ज्यादा लगन दिखाओ और मेहनत करो, सवाल का जवाब दो अगर क्लास में सवाल पूछा जाए।
वो चाहेंगे कि आप अच्छे नंबर लाओ ताकि वो प्रिंसिपल या डीन के सामने अच्छे दिखें। और उस्ताद चाहेगा कि आप उनकी क्लास में अच्छे से पेश आओ। तो उस्ताद देख रहा है आपके नंबर, वो रवैया जो वो देखना चाहता है, वो लगन जो वो देखना चाहता है। अगर आप अच्छा नहीं करते तो फिर उस्ताद क्या करेगा? उस्ताद आपको एक मौका दे सकता है, आप पर कोशिश कर सकता है। मगर अगर उस्ताद देखे कि आप अब भी लगन नहीं दिखा रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो उस्ताद आपको डांट सकता है, कम नंबर दे सकता है, पेरेंट टीचर मीटिंग में आपके वालिदैन से बात कर सकता है और आपके लिए डिमोशन की सिफारिश भी कर सकता है या इस बात की कि आपको उस विषय या स्टैंडर्ड में प्रोमोट नहीं किया जाए। अगर उस्ताद सोचे कि आप लायक नहीं हो तो आपको फेल भी कर सकता है। तो उस्ताद आपको कई मौके देगा, आपके साथ मेहनत करेगा, आपके साथ वक्त गुजारेगा, आपके लिए खास क्लासेस ले सकता है, लेकिन उसी हद तक वो आपकी मदद करेगा। मगर उस्ताद आपको सिर्फ अपने नंबर या अपने विषय के आधार पर प्रोमोट नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा किया तो उस्ताद आपकी तारीफ करेगा, आपको पहचानेगा, सारे बच्चों से आपके लिए तालियां बजवाएगा। अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो आपको एक सितारा देगा, हाथ पर या गाल पर। मगर कुछ मुल्कों में उस्ताद आपको थप्पड़ भी मारेगा। कुछ मगरबी मुल्कों में फिजिकल पनिशमेंट की इजाजत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में कई स्कूलों में, मेट्रो शहरों में भी, लेकिन ज्यादातर छोटे कस्बों और गांवों में उस्ताद आपको एक चांटा लगा सकता है अगर वो आपसे खुश नहीं है। तो ग्रह, अगर वो एक उस्ताद की भूमिका निभा रहा है तो आपको सबक सिखाएगा अगर आपने बेअदबी की, लगन नहीं दिखाए और उन कदरों पर नहीं खड़े रहे जो उस्ताद चाहता है कि आप क्लास में, उसके आसपास, उसके विषय में दिखाओ। तो वो ग्रह की भूमिका है। ग्रह आपको अपनी दशा में एक मौका भी देगा, लेकिन आपकी लगन पर भी नजर रखेगा और ये भी देखेगा कि आप कोई मेहनती शख्स हैं या नहीं। अगर एक उस्ताद महसूस करे कि आपने साल भर बहुत मेहनत की है, एग्जाम में कम नंबर आए हैं, तो उस्ताद जानता है कि आपने कोशिश की है। उस्ताद फिर भी आपको कुछ ग्रेस मार्क्स दे सकता है, आपको पास कर सकता है और आपके वालिदैन से कह सकता है कि इस बार मैं बच्चे को 1 या 2 ग्रेस मार्क्स दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक मेहनती स्टूडेंट है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगली बार मैं उसे ये ग्रेस मार्क्स नहीं दूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप बहुत मेहनत करो। उस्ताद का ये तरीका है आपको मौका देना, आपके साथ काम करना, आपको मौके देना, लेकिन आपको डांटना भी और फेल भी करना। शायद क्लास में खड़ा कर देना, बेंच पर खड़ा कर देना, नोट दे देना, क्लास डायरी में रिमार्क कर देना, ये सब उस्ताद कर सकता है, जिसकी वजह से आपको घर पर मुश्किल वक्त का सामना करना पड़े क्योंकि आपके वालिदैन को ये पसंद नहीं आएगा और आपको घर पर भी सजा मिल सकती है। बाप क्या करता है? बाप आपको इतना लाड प्यार नहीं करेगा। बाप इतना नर्म, प्यार भरा और चुम्मा चाटी वाला नहीं होता जितना माँ होती है। बाप बेशक आपसे बहुत प्यार करता है और हद तक वो सब करेगा, मगर बाप की आप पर गहरी नजर भी होती है, खासकर जब माँ बाप से शिकायत करती है और उसे बताती है कि बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, तो बाप भी आप पर नजर रखेगा और गहरी नजर रखेगा। माँ फिर भी आपके साथ ज्यादा मेहरबान हो सकती है, आपको कम डांट सकती है, लेकिन बाप शायद ही कभी आप पर गुस्सा करे। मगर जब बाप आप पर गुस्सा करता है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। वो थप्पड़ जो कोई और नहीं दे सकता। और बाप के साथ रिश्ता सबसे अहम है क्योंकि बाप भी सूर्य से जुड़ा है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं करते, बाप आपकी जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखता है। बाप देखता है आप स्कूल में कैसे हो, घर पर कैसे हो, दोस्तों के साथ कैसे हो, आपकी आदतें अच्छी हैं या नहीं, आप घर में मदद करते हो या नहीं, आप माँ या बाप की मदद करते हो जरूरत पड़ने पर, क्या आप उनके लिए काम करने जाते हो जब कहते हैं, आपके उस्ताद आपके बारे में क्या कहते हैं, समाज आपके बारे में क्या कहता है, बाप के दोस्तों ने आपके साथ बातचीत के बाद आपके बारे में क्या कहा। तो बाप हर तरह के व्यवहार पर नजर रखता है, उन कदरों पर नजर रखता है जो बाप पेश करता है और खानदान पेश करता है, और क्या आप वो कदर दिखा रहे हैं या नहीं, और क्या आप स्कूल में लगन दिखा रहे हैं या नहीं, क्या आप खेल में लगन दिखा रहे हैं या नहीं। बाप भी चाहता है आप खेल करो, माँ भी चाहेगी आप खेल करो, लेकिन कुछ रचनात्मक चीजों में भी जाओ। मगर बाप भी चाहता है आप ताकतवर बनो। बाप चाहता है आप कोई ऐसे शख्स बनो जो सिद्धांतों वाला हो, जो कदरों को धोए और खानदान की बेइज्जती या बदनामी न लाए। और अगर आप वहां फेल हो जाते हो तो बाप आप पर भारी पड़ेगा, आपसे बात नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर घर से निकाल भी सकता है और आपकी पॉकेट मनी बंद कर सकता है, आपको घर पर रोक सकता है और डांट भी सकता है। तो बाप की सजा सबसे सख्त या कड़ी सजा हो सकती है जो आपको मिले।
तो ग्रह अपनी दशा के दौरान आप पर भारी भी पड़ सकता है, कड़ा भी, जैसे एक बाप डांटेगा। और ग्रह आपकी हर गलत हरकत पर नजर रख रहा है नैतिकता के नजरिए से, जो आपने दशा शुरू होने से पहले की थी, ताकि आपको उसका फल दिया जाए या आपकी मेहनत का नतीजा दिया जाए दशा शुरू होने से पहले। तो दशा के दौरान उस्ताद, बाप और मालिक आपको बदला लेने का वक्त देते हैं। तो पूरी दशा के दौरान वो आपको उन अंतर्दशाओं का फल देंगे जो पहले आ चुकी है। और पूरी दशा के दौरान मौके आते रहेंगे, लेकिन ग्रह आपको डांटता भी रहेगा या आप पर भारी पड़ता रहेगा, या आपको आपकी मेहनत का फल देगा, या आपकी तारीफ करेगा और आपको इनाम देगा, जैसे एक उस्ताद, जैसे एक बाप और जैसे एक मालिक। और इसीलिए ग्रह की दशा या अंतर्दशा शुरू होने से पहले आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खासकर ग्रह की दशा शुरू होने से पहले सभी अंतर्दशाओं के दौरान आपको उस दिशा में व्यवहार करना है जिसकी ग्रह आपसे उम्मीद करता है। खासकर अगर ग्रह आपके लिए ताकतवर योग कारक है या लग्नेश है या अच्छे घरों का मालिक है, तो आप ग्रह की दशा से अच्छे नतीजे की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आपने पिछली अंतर्दशाओं के दौरान खुद को अच्छी तरह तैयार नहीं किया है, आपने आमतौर पर अपनी जिंदगी में नहीं लेकिन खास तौर पर अंतर्दशा के दौरान अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो ग्रह आप पर नजर रखता रहता है क्योंकि ग्रह सक्रिय है और दशा के दौरान वो आपको बदला देगा। और अगर शुक्र की अंतर्दशाओं के दौरान अगर आपने अच्छा नहीं किया है, अगर आपने साफ सफाई नहीं दिखाई, अगर आपने चरित्र नहीं बनाए रखा, आपने अपनी कलात्मकता पर काम नहीं किया, आपने अपने बोलने के तरीके, अपनी शख्सियत, अपने पेश आने के तरीके, लिबास, परिष्कार, गरिमा, साफ सफाई, अच्छा दिखना, खुद की देखभाल, अच्छी भाषा का इस्तेमाल, विपरीत लिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात, अगर ये सब आपने अच्छा नहीं किया है, अगर आपने उन चीजों की देखभाल नहीं की जो आपको दी गई है, अगर आपको एक आईपैड दिया गया है, अगर आपको एक फोन दिया गया है, अगर आपके पास कार है और आपने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की है और आपने उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, उनके साथ गलत सुलूक किया है, तो शुक्र की दशा के दौरान रिश्ते, भौतिक संपत्ति, विपरीत लिंग से इज्जत या विपरीत लिंग के साथ मसले सब सामने आ सकते हैं। शुक्र आपको खींचेगा और उस वक्त आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो हर ग्रह निश्चित तौर पर उसी लाइन में काम करेगा जो उसका व्यवहार या रवैया है, और इसीलिए ग्रह की दशा शुरू होने से पहले बहुत सावधान रहने की जरूरत है। खासकर अहम ग्रहों की, खुशहाली लाने वाले ग्रहों की जैसे गुरु या शुक्र या चंद्र, या सजा देने वाले ग्रहों की जैसे शनि, या मौका देने वाले ग्रह की जैसे बुध, और लीडरशिप लाने वाले ग्रह की जैसे सूर्य, मिसाल के तौर पर। तो हर ग्रह अपने साथ उसकी ताकतवर एनर्जी लेकर आता है जो वो पेश करता है, उसकी क्या खासियत है और वो आपको क्या दे सकता है और किस चीज से आपको नवाज सकता है और क्या इनाम दे सकता है। तो अगर आपने ग्रह की दिशा में काम नहीं किया है तो ग्रह आपको इनाम नहीं देगा बल्कि सजा देगा। मालिक आपके साथ कैसे पेश आता है? मालिक चाहता है कि आप उस डिपार्टमेंट का अच्छा चेहरा बनकर रहो जिसमें आप हो। अगर आप ऑपरेशंस में हो और आपका काम, आपका मालिक चाहेगा कि आप, अगर मालिक डिपार्टमेंट का हेड है तो मालिक चाहेगा कि आप हमेशा डिपार्टमेंट के लिए खड़े रहो। ये सुनिश्चित करो कि ऑपरेशंस अच्छे से हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, वो समय पर हो, आप वक्त का पाबंद रहो, आप अपने काम में पीछे न रहो, आप प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह तैयार रहो, आपका डेटा मुकम्मल हो, सही हो, डेटा में कोई गड़बड़ न हो, कोई गैर नैतिक काम आप न करो, और आप सभी मीटिंग्स के लिए अच्छे से प्रेजेंट करो, आप मीटिंग के सभी मिनट्स पर अमल करो। तो लगभग हर पहलू में मालिक अपने डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आप पर नजर रखता है और वो नतीजे चाहता है। अगर आप सब कुछ करो लेकिन नतीजे न आए तो आप मुश्किल हालत में होंगे, एक कठिन मोड़ पर अपने मालिक के साथ। अगर आप बहुत मेहनत करते हो और अगर एक क्वार्टर के लिए आप परफॉर्म नहीं करते, फिर भी मालिक आपको डांटेगा और खींचेगा, लेकिन शायद फिर भी आपको एक मौका दे दे आपसे बात करके, बैठा कर और आपको कुछ डांट डपट कर, लेकिन ये भी कहते हुए कि ये एक चेतावनी है, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की है, मैं समझता हूँ। अगर इस क्वार्टर में नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम अगले क्वार्टर में बहुत अच्छा करो, लेकिन मालिक की तरफ से एक चेतावनी भी होगी। अगर आप दूसरे क्वार्टर में भी अच्छा नहीं करते तो शायद मैं अपना हाथ नहीं रोक पाऊंगा, शायद मुझे तुम्हारे बारे में एक फैसला लेना पड़े जो साउथ भी जा सकता है, यानी जो तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। तो फिर तुम डर जाते हो। तो एक ग्रह भी एक मालिक की तरह अमल करेगा, वो तुम पर गौर से, तीखी नजर से देखेगा कि क्या तुम उस दिशा में काम कर रहे हो जिसकी खासियत और सिफात ग्रह पेश करता है। तो अगर शनि की दशा तुम पर आने वाली है
तो सभी अंतर्दशा के दौरान शनि नोट्स ले रहा है कि क्या तुम मेहनती हो, वक्त के पाबंद हो, कमिटेड हो, वफादार हो, नैतिक हो, सभी नियमों का पालन करते हो, तुम अधिकार का सम्मान करते हो, तुम अपने बड़ों का सम्मान करते हो, तुम अपने मालिकों, मैनेजरों, अपने सहकर्मियों के साथ रिश्तों पर काम करते हो, तुम उन लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हो जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, चाहे वो शख्स तुम्हारी टीम से हो या वो लोग जो तुम्हारी घरेलू नौकरानी हो या जो तुम्हारा रसोइया हो या तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड या तुम्हारा ड्राइवर, वो सभी लोग जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, क्या तुम उनके साथ अच्छा बरतते हो या नहीं। शनि इन सभी पहलुओं पर एक मालिक की तरह नजर रख रहा था और फिर वो अपनी दशा के दौरान तुम्हारे बारे में फैसला लेगा और तुम्हें उसी हिसाब से इनाम देगा। तो शनि की पहले कुछ सालों में अगर पिछली अंतर्दशाओं में तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, पहले 1 या 2 साल में तुम पाओगे कि बदला तुम्हें मिल चुका है। फिर भी तुम्हें मौके मिलेंगे, शायद किसी और संस्था में किसी और मालिक के साथ मौके आते रहेंगे। हालांकि तुम्हारी मेहनत के फल कम होंगे, इनाम कम होंगे और ज्यादा डांट फटकार तुम पर शनि की दशा के ज्यादातर वक्त हो सकती है। अगर शनि की अंतर्दशाओं के दौरान जो शनि की दशा से पहले आ चुकी है, तुमने ईमानदारी, लगन, कमिटमेंट और नैतिकता से काम नहीं किया है, तो शनि की दशा के पहले 2-3 सालों में, मिसाल के तौर पर, अगर तुमने मेहनती से की है, शनि शायद फिर भी तुम्हें सजा दे लेकिन मौका देता रहे। लेकिन मौके कम इनाम और ज्यादा सजाएं, ज्यादा बदला लाएंगे। अगर पहले की सभी अंतर्दशाओं में तुमने अपना अच्छा व्यवहार और कमिटेड व्यवहार नहीं रखा, तो हर ग्रह के लिए ग्रह की दशा शुरू होने से पहले तुम्हें समझने की जरूरत है कि ग्रह की क्या खासियत है। ग्रह एक उस्ताद, एक बाप और एक मालिक की तरह कैसे व्यवहार करेगा और उसी हिसाब से तुम्हें तैयारी करनी है। तो अगर मिसाल के तौर पर चंद्र की दशा तुम पर है, चंद्र क्या पेश करता है? चंद्र नर्म पहलुओं को, अच्छे पहलुओं को, देखभाल करने वाले, सहारा देने वाले पहलुओं को पेश करता है और व्यवहार भी देखभाल और सहारा देने और दूसरों के साथ हमदर्दी भरे चरित्र का है। तो दशा के दौरान चंद्र तुम्हें भावनात्मक रूप से पूरी तरह नीचे भी गिरा सकता है, तुम्हें उदास और डिप्रेस्ड कर सकता है। अगर चंद्र की शुरुआती अंतर्दशा में तुमने सहारा नहीं दिया, तुमने देखभाल नहीं की, तुम हमदर्द और समझदार नहीं रहे अपने दूसरे रिश्तों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, उन लोगों के साथ जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं। अगर तुमने देखभाल नहीं की, तुमने सहारा नहीं दिया, तुम समझदार नहीं रहे, अगर तुम हमदर्द नहीं रहे, तो चंद्र तुम्हें उथल पुथल में डाल देगा। चंद्र तुम्हें पूरी तरह हिला देगा। तुम कम वक्त खुश रहोगे, ज्यादातर वक्त तुम भावनात्मक रूप से परेशान रह सकते हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हो, तुम चिंतित रह सकते हो ज्यादातर वक्त। माँ की सेहत भी दबाव में रह सकती है। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, दोस्त तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम्हारे अपने तुम्हें कैसे देखते हैं, खासकर वो भी बादल के नीचे आ सकते हैं चंद्र की दशा के दौरान। सूर्य की दशा के दौरान, मिसाल के तौर पर, सूर्य लीडर, अधिकार के प्रतिनिधि के तौर पर, एक उस्ताद, एक बाप और एक मालिक की तरह, सूर्य अंतर्दशा में तुमसे उम्मीद करेगा कि तुम कोई ऐसे शख्स बनोगे जो हमेशा अपनी इज्जत कायम रखेगा, आत्मसम्मान के लिए काम करेगा, सच्चा लीडर रहेगा, हमेशा मुश्किल काम के लिए आगे बढ़ेगा, जिम्मेदारी लेने से नहीं घबराएगा। जिम्मेदारी और जवाबदेही एक ताकतवर सूर्य की पहचान है। अगर तुमने ये नहीं किया है, तो सूर्य की दशा के दौरान सूर्य तुम्हें जवाबदेह बनाएगा। सूर्य तुम्हें डांटेगा कि तुमने पहले जवाबदेही नहीं ली, पहले जिम्मेदारी नहीं ली। सूर्य तुम्हें जिम्मेदार महसूस कराएगा, तुम्हें जवाबदेह महसूस कराएगा और हर वो चीज जो तुमने नहीं की, सूर्य तुम्हें वहां सजा देगा। तो सूर्य की दशा में तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी रहेगी। पहली चीज जो सूर्य की दशा तुम पर करती है वो है तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा चरित्र, दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं और समाज में तुम्हारी क्या इज्जत है। और कुछ हालात में सूर्य तुम्हें इतनी कड़ी डांटेगा कि तुम्हारी इज्जत चकनाचूर हो जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा, तुम्हारी प्रेरणा चकनाचूर हो जाएगी, तुम खुद पर शक करने लगोगे, तुम्हें खुद पर कम भरोसा रहेगा और लीडरशिप की पोजीशन तुम्हारे पास नहीं आएंगी, अधिकार तुम्हारे पास नहीं आएगा। असल में जो भी अधिकार तुम्हारे आसपास है, वो अधिकार तुम्हारा सहारा नहीं देगा, तुम्हें नीचे गिराएगा और डांटेगा और सजा देगा। तो काम पर मालिक तुम्हें कठिन वक्त देंगे। तुम्हारी घरेलू जिंदगी में तुम्हारे बाप, तुम्हारे बड़े चाचा या वो लोग जो तुम्हारे खानदान में बड़े हैं, उनके पास तुमसे बात करने के लिए सबसे अच्छी बातें नहीं होंगी। कैसे? वो तुम पर ज्यादा गौर से देख सकते हैं, वो तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं,
वो तुम्हारे अधिकार पर भी सवाल उठा सकते हैं। तो सूर्य की दशा निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेगी। तो सूर्य की दशा शुरू होने से पहले, सूर्य की अंतर्दशाओं के दौरान हमेशा जवाबदेही लो, हमेशा जिम्मेदारी लो, हमेशा अपना सबसे अच्छा पैर आगे रखो जब भी कुछ करने का मौका हो, लीडरशिप की भूमिका लेने का। उससे न घबराओ, खासकर अगर काम मुश्किल है, और अपना आत्मसम्मान कायम रखो। प्रमोशन के लिए झुको मत, चापलूसी मत करो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें किसी से भौतिक फायदे चाहिए या तुम अपने मालिक को खुश रखना चाहते हो। तुम अपने मालिक को खुश रख सकते हो बहुत मेहनत करके, नतीजे देकर, फिर भी अपना आत्मसम्मान कायम रखकर, लेकिन अकड़ू बनकर नहीं। सूर्य तुमसे उम्मीद करता है कि तुम आत्मसम्मान और अकड़ के बीच लकीर खींचो और उसे पार न करो। तो सूर्य की दशा के लिए सबसे अच्छी तैयारी ये है कि ये सुनिश्चित करो कि तुम जवाबदेह हो, जिम्मेदारी लेते हो, अपने आत्मसम्मान पर काम करते हो, कोई गैर नैतिक काम नहीं करते जिसकी वजह से सूर्य की दशा के दौरान तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा चरित्र सवालों के घेरे में आ जाए। वरना सभी लीडरशिप की भूमिकाएं, सभी लीडरशिप जो तुम्हारी जिंदगी में या काम पर है, तुमसे छीन ली जा सकती है। घर पर लीडरशिप वो है जहां तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनते हैं, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें समझता है। सूर्य की दशा के दौरान अगर तुमने पहले अपने रिश्ते पर मेहनत नहीं की है, तो जीवन साथी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जीवन साथी तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगा। बच्चे तुम्हारे अधिकार पर सवाल उठाएंगे, बच्चे तुम्हें जवाब दे सकते हैं। तो अगर तुम किसी ग्रह की बुरी दशा चला रहे हो, तो अपनी जिंदगी पर नजर डालो और देखो कि तुम कहां गलत हुए हो ग्रह की खासियत और उम्मीद के मामले में, और ग्रह कैसे व्यवहार कर रहा है, एक बेटे की तरह, एक बाप की तरह, एक उस्ताद की तरह और मालिक की तरह। बुध की दशा के दौरान, मिसाल के तौर पर, बुध तुम्हारे सामने विश्लेषण के मौके लाएगा और तुम्हें कठिन चुनाव करने पर मजबूर करेगा। अगर तुमने ज्यादा मेहनत नहीं की और उन चुनावों पर काम नहीं किया जो बुध की अंतर्दशा में तुम्हें दिए गए थे, और तुमने नैतिक चुनाव नहीं किए, अगर तुमने ऐसे चुनाव किए जो कम वक्त में तुम्हें नंबर लाने में मदद करते हैं, भौतिक रूप से स्कोर कराते हैं, लेकिन सही चुनाव नहीं है, तो बुध की दशा के दौरान वो चुनाव तुम्हें सताने आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, बुध की अंतर्दशा के दौरान अगर तुम कॉलेज से पास आउट हुए हो, मानो एमबीए किया है, और तुम्हारे दोस्त तुमसे कहते हैं कि चलो सब मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, एक स्टार्टअप। शुरुआत के 2-3 साल हमारे लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन बाद में हम जानते हैं कि ये चीज बहुत अच्छा करेगी, आइडिया बहुत अच्छा है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे पास एक बहुत लुभावना ऑफर है, एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से, अच्छी नौकरी के साथ, आगे बढ़ने के लिए अच्छी सैलरी, सब कुछ अच्छा है, और फिर तुम इस कठिन हालत में हो, मैं क्या करूं? और अगर तुम ज्यादा लुभावने ऑफर को लेते हो, तुम दोस्तों के साथ नहीं जाते, तुम जोखिम नहीं उठाते, और बाद में जब तुम बुध की दशा में आते हो, तो तुम्हें एहसास होता है शायद वो दोस्त जो स्टार्टअप की बात कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तुम इस नौकरी में हो जहां डिजाइनेशन अच्छा हो सकता है, पैसा अच्छा हो सकता है, ब्रांड अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम काम पर इतने खुश नहीं हो। तुम्हारे मालिक के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं हो सकता, और वो बुध की दशा के दौरान बर्फ का गोला बन सकता है, वो तुम्हारे चेहरे पर जोर से वार करेगा, और तभी तुम अपने विश्लेषण कौशल, अपने फैसला लेने के कौशल पर सवाल उठाने लगोगे, क्या तुम जिंदगी में सही चुनाव करते हो या नहीं। तो अगर सही चुनाव नहीं किए गए, भौतिक पहलुओं को दिमाग में न रखकर बल्कि जिंदगी की समग्र प्रकृति को सहारा देने के लिए, जोखिम उठाने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क, लेकिन जहां रिश्तों को दिमाग में रखा जाए, जहां नैतिकता को दिमाग में रखा जाए, जहां कदरों को दिमाग में रखा जाए, सिर्फ पैसे या दूसरों पर स्कोर करने के बजाय, तो बुध की दशा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सुलूक करेगी और तुम्हें इनाम देगी, जैसे एक बाप सही चुनावों के लिए तुम्हें इनाम देगा, पीठ थपथपाकर, तुम पर गर्व करते हुए, दूसरों के सामने तुम्हारी बात करते हुए। मालिक तुम्हें प्रमोशन देगा, तुम्हारी बात कर सकता है, तुम्हें पहचान सकता है, तुम्हारी तारीफ का लेटर लिख सकता है। बुध की दशा में अगर तुमने सही काम किया है, तो बुध की दशा के लिए सबसे अच्छी तैयारी, सही चुनाव करते रहो, सही विश्लेषणात्मक चुनाव जो भौतिक चीजों पर कम आधारित हो, बल्कि उस फैसले पर ज्यादा जहां तुम ज्यादा योगदान दे सकते हो, ज्यादा सेवा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बुध सेवा के घर का भी मालिक है। जहां भी तुम्हारे फैसले, मैं ज्यादा सेवा करना चाहता हूं, मैं समाज को ज्यादा वापस देना चाहता हूं, मैं दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता हूं, मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जहां मैं दूसरों के लिए कुछ ज्यादा बना सकूं, के इर्द गिर्द हो, तो बुध की दशा में तुम ज्यादा इनाम पाओगे।
अगर गुरु की अंतर्दशाओं के दौरान, मिसाल के तौर पर, तुम कोई ऐसे शख्स नहीं रहे हो जिसने हमेशा उस्तादों से सही सीख ली हो, तुम कोई सीखने वाले नहीं रहे हो, तुम कोई ऐसे शख्स नहीं रहे हो जो कहता है मैं अपनी आंखें और दिल खुले रखता हूं तरक्की के लिए, बुद्धिमत्ता की तलाश के लिए भी, उन लोगों की तरफ देखने के लिए जो बुद्धिमान है, अपने उस्तादों की तरफ देखने के लिए, उनसे कदरों को आत्मसात करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, लगातार अपने चरित्र को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, अपने चरित्र पर काम करते रहने के लिए, अपनी प्रकृति, अपने पेश आने के तरीके के बारे में धार्मिक बने रहने के लिए, अपनी पढ़ाई पर मेहनत करने के लिए, एक स्टूडेंट बने रहने के लिए घमंडी बनने के बजाय, खासकर अपनी सीख के बारे में घमंडी न बनो। अगर तुम अपने विषय में अच्छे हो, अपने ज्ञान पर दूसरों से घमंड या अकड़, वो तुम्हारे गुरु को खराब कर देगी। तो अगर तुमने अंतर्दशाओं के दौरान ग्रह को खराब किया है, तो बेशक ये एक चुनौती होगी। और गुरु के साथ एक और चीज जो गुरु की दशा करेगी, अगर अंतर्दशाओं के दौरान तुम कोई ऐसे शख्स नहीं रहे हो जो दिलदार रहा हो, जहां तुमने खुले दिल से दिया हो, तुमने ज्यादा दिया हो उससे जो दूसरे लायक हैं, या कम से कम उन्हें वो सही दिया हो जो वो लायक है, तो सुरक्षित रहने के लिए अंतर्दशाओं के दौरान हमेशा थोड़ा ज्यादा दो जितनी उस शख्स को उम्मीद हो या वो लायक हो। तो ड्राइवर को हाँ थोड़ी ज्यादा सैलरी दो, उन्हें थोड़ा ज्यादा इनाम दो, थोड़ी बेहतर देखभाल करो। और त्योहार के वक्त जब उन्हें तुमसे कुछ एहसानों की, कुछ इनामों की उम्मीद हो, हमेशा थोड़ा ज्यादा दो। गुरु की अंतर्दशा के दौरान जिंदगी के तौर पर अगर तुम इसे पूरी जिंदगी करो तो बेहतर, लेकिन खासकर अगर तुम ये अंतर्दशाओं में ज्यादा करो जहां तुम दिलदार रहो, जहां तुम बुद्धिमान सलाह लो, जहां तुम दूसरों की बुद्धिमान सलाह लो, तुम ज्यादा सीखो, तुम ज्यादा एक स्टूडेंट बनो, तुम उन कदरों को आमंत्रित करो जो तुमने अपने उस्तादों से, अपने माँ बाप से सीखी है, और उन कदरों का इस्तेमाल करो जिंदगी में ज्यादा बुद्धिमान फैसले लेने के लिए, और दिलदार बनो और जितनी उम्मीद करो उससे ज्यादा दो। और हमेशा अपने उस्तादों की तरफ देखो, उन लोगों की तरफ देखो जो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, उन लोगों की तरफ देखो जो काम में अच्छे हैं, उनसे सीखो, उनसे सीखने के लिए संपर्क करो, उनसे एहसान मांगो कि वो तुम्हें सिखाएं, तो गुरु की दशा में तुम्हें दूसरों की दिलदारी से इनाम मिलेगा। एक दिलदार बाप क्या करेगा? वो तुम्हारे लिए एक नई कार खरीदेगा, वो तुम्हें ज्यादा पॉकेट मनी दे सकता है, वो तुम्हें वो अच्छी चीजें दे सकता है जो तुम उससे चाहते हो, क्योंकि शायद वो घर में मूल्य लाता है, और वो तुम्हें छुट्टी के लिए भी भेज सकता है, एक बड़ी छुट्टी के लिए, वर्ल्ड टूर और कुछ और, अगर वो तुमसे बहुत बहुत खुश है। तो गुरु की दिलदारी दशा के दौरान आएगी। अगर गुरु की अंतर्दशाओं के दौरान तुम कोई ऐसे शख्स रहे हो जो दिलदार, बुद्धिमान, दयालु और एक सीखने वाला भी है। फिर राहु की दशा के दौरान राहु क्या देखता है? एक चालाक उस्ताद तुम्हारे साथ क्या करेगा? एक मैनिपुलेटिव उस्ताद तुम्हारे साथ क्या करेगा? अगर तुमने विषय पर मेहनत की है तो अच्छा, उस्ताद तुम्हें इनाम दे सकता है और तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दे सकता है जितनी तुम उम्मीद कर रहे हो, कहीं ज्यादा नंबर। मिसाल के तौर पर हम एक टेस्ट देते हैं और हम सोचते हैं कि हम पास हो सकते हैं, और फिर अचानक हम पाते हैं कि हमें 10-15 ज्यादा नंबर मिले हैं। वो राहु की दशा है जो तुम्हें वो दे सकती है जहां तुम्हें उससे ज्यादा मिलता है जिसके तुम लायक हो। लेकिन अगर राहु की अंतर्दशा के दौरान तुम कोई ऐसे शख्स नहीं रहे हो जिसने धोखा दिया हो, जिसने गलत फैसला न किया हो क्योंकि वो ज्यादा चालाक था, अपनी आवाज न उठाई हो क्योंकि तुम किसी की अच्छी किताब में रहना चाहते थे, अगर तुम राहु की अंतर्दशाओं के दौरान एक मैनिपुलेटिव, एक चिकना राहु बन गए हो, तो राहु की दशा के दौरान राहु तुम्हें बदला देगा। कोई और तुम्हें धोखा देगा, कोई और तुम पर ज्यादा मैनिपुलेटिव होगा, कोई और तुम्हारी पीठ पीछे बात करेगा, तुम्हारी पोजीशन छीन लेगा, तुम अचानक अपना पैसा खो सकते हो। जो दस्तावेज तुमने पहले साइन किए थे उसमें खामियां होंगी, जो समझौते तुमने साइन किए हैं तुम पाओगे उन समझौतों में कमियां हैं, और अचानक कोर्ट नोटिस, वकीलों के नोटिस, सब तुम्हें सताने वापस आएंगे, तुम्हें नीचे गिराने के लिए। अगर तुमने राहु की अंतर्दशा के दौरान अपने रिश्तों में नैतिक नहीं रहे हो, तुमने अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया है, तुमने अपने जीवन साथी से झूठ बोला है, तुमने अपने जीवन साथी को मैनिपुलेट किया है भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, तो राहु की दशा के दौरान पहली चीज जो होगी वो है रिश्ता दबाव में आ जाएगा। जीवन साथी तुम्हें अपने लूप में नहीं रखेगा, वो तुम्हें नहीं बताएगा या वो तुम्हें नहीं बताएगा वो फैसला जो वो ले रहे हैं, वो तुम पर बुद्धिमान सलाह के लिए, तुम्हारी सलाह के लिए निर्भर नहीं करेंगे। वो भावनात्मक रूप से किसी और पर, किसी दूसरे शख्स पर निर्भर कर सकते हैं, और वो नैतिकता की हदें भी पार कर सकते हैं जहां रिश्ते का सवाल है। अगर तुमने राहु की अंतर्दशा के दौरान अपना सबसे अच्छा व्यवहार, नैतिक व्यवहार नहीं किया है,
अगर तुम कोई ऐसे शख्स नहीं रहे हो जिसने बॉक्स के बाहर सोचने की कोशिश की हो, जिसने मौके लेने की कोशिश की हो, जिसने रचनात्मक सोचने की कोशिश की हो, जो राहु लाता है, रेडिकल एनर्जी, अंतर्दशा के दौरान, अगर तुमने ये नहीं किया है तो राहु की दशा के दौरान तुम्हें बॉक्स के बाहर सोचने पर मजबूर किया जाएगा, क्योंकि चुनौतियां तुम पर इतनी ज्यादा है, मसले तुम पर इतने ज्यादा है कि सामान्य बात या वो आम चीजें जो तुम जिंदगी में करते हो वो काम नहीं करेगी। ज्यादा रचनात्मक बॉक्स से बाहर के हल तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम फाइनेंस और अकाउंट्स में काम कर रहे हो और अगर तुम्हारी नौकरी में फाइनेंस अकाउंट्स से जुड़ी कोई समस्या है, सही पोजीशन आगे नहीं आ रही है और तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो राहु तुम्हें ज्यादा मैनुअल नौकरियां शायद एक बीपीओ या कॉल सेंटर में ले जाने पर मजबूर करेगा। ये नहीं कि वो अपमानजनक है, लेकिन वो निश्चित तौर पर तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे अनुभव से नहीं है। तो तुम्हें वो चीज एक स्टॉपगैप के तौर पर लेनी पड़ेगी ताकि रसोई की आग जलती रहे जब तक तुम्हें कोई और मौका न मिल जाए। तो राहु तुम पर नैतिकता के नजरिए से, चालाकी के नजरिए से, मैनिपुलेशन के नजरिए से, लोगों के तुम्हारी पीठ पीछे काम करने से वार करेगा। अगर राहु की अंतर्दशा के दौरान तुमने ईमानदारी से काम नहीं किया है, तुमने नैतिक रूप से काम नहीं किया है, तुम ज्यादा मैनिपुलेटिव और गैर नैतिक, चालाक, चिकने बन गए हो, तो राहु की अंतर्दशा के दौरान बहुत सावधान रहो कि तुम क्या एनर्जी पैदा कर रहे हो। राहु की दशा तुम्हारे लिए एक पूरी तबाही लाने वाली हो सकती है। जिस तरह की चीजें होती है, तुम समझ नहीं पाते कि क्या वार हुआ है। मसले सभी तरफ से वापस आते रहते हैं, जैसे एक उस्ताद, जैसे एक बाप और मालिक, सभी तुम्हें पकड़ने के लिए बाहर है। राहु तुम्हें बुरी तरह नीचे गिरा सकता है। तो राहु की अंतर्दशा के दौरान बहुत सावधान रहो कि तुम मैनिपुलेटिव या लोगों की पीठ पीछे काम करते हुए न दिखा, लोगों की पीठ पीछे बात करते हुए, स्कीमिंग या लोगों की पीठ पीछे चढ़ते हुए नहीं। अगर तुम ये करते हो, ये वो राहु की दशा है जो तुम्हें जरूर दिखाएगी। केतु की दशा के लिए तुम कैसे तैयारी करते हो? काम करने का केतु की दशा के लिए तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है ये समझना कि केतु किन एनर्जी को पेश करता है। केतु नकारात्मकता, त्याग, छोड़ने और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करने की दिशा में, या अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए समर्पित रखने को पेश करता है। ये मोक्ष की तलाश है। ये सब कुछ अपने लिए छोड़कर दूसरों के लिए करने, दूसरों की सेवा करने, खुद को आध्यात्मिक रूप से उठाने, अपनी आत्मा को आध्यात्मिक रूप से उठाने ताकि तुम्हारी आत्मा ऊपर उठे और मुक्त हो जाए, को पेश करता है। और तो केतु की दशा की तरफ काम करने का सबसे अच्छा तरीका है केतु की अंतर्दशा के दौरान खुद को न देखना, खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए काम करना जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो, अपने जीवन साथी के लिए काम करना, अपने खानदान के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, अपने पड़ोस के लिए काम करना, उन उद्योग के लिए काम करना जिसमें तुम हो। अगर तुम मेडिसिन में हो तो ऐसे काम करो कि दूसरों की जिंदगी सुधरे। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग में हो, ऐसे उत्पाद बनाने पर काम करो जो बेहतर हो और लोगों की जिंदगी सुधारें। तो हमेशा इसे इस नजरिए से देखो। इसे ऐसे न देखो, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ तो मैं एक ऐसा उत्पाद बनाने की सोचता हूँ ताकि मैं वो कार खरीद सकूं, मैं वो घर खरीद सकूं, मैं आरामदायक जिंदगी जी सकूं। इसे सेवा के नजरिए से देखो। अगर तुम सोचते हो कि तुम एक ऐसी कंपनी या इंडस्ट्री में काम कर सकते हो जहां तुम बेहतर सेवा कर सकते हो, चाहे तुम्हें कम मिले, केतु की अंतर्दशाओं के दौरान वो करो। उन फैसलों को लेने से न घबराओ जहां तुम दूसरों की मदद करते हो और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हो बजाय अपने लिए। तो केतु की दशा के दौरान केतु तुम पर कम भारी पड़ेगा, कम कड़ा पड़ेगा, क्योंकि केतु तुम्हें हर चीज का फल देगा। कुछ केतु की दशाओं ने लोगों को सब कुछ खोया है। मैंने लोगों को अपने रिश्ते खोते देखा है। बच्चे उनसे दूर चले गए हैं, बच्चों ने उनसे बात करना बंद कर दिया है, उन्होंने अपनी नौकरियां खोई है, उन्होंने अपनी इज्जत खोई है, उन्होंने अपनी सभी बचत खोई है। वो पूरी तरह हारे हुए बन गए हैं, यानी उनके पास कुछ भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके या बहुत गर्व से कह सके कि ये कम से कम अब भी मेरे साथ है, मेरा जीवन साथी अब भी मेरा साथ देता है, मेरे बच्चे अब भी मेरा साथ देते हैं, मुझे सहारा देते हैं, या मेरे मालिक अब भी मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझे पसंद करते हैं, या मेरे पास अब भी वो अधिकार है और मेरे पास अब भी वो डिजाइनेशन है काम पर। केतु तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देगा अगर केतु की अंतर्दशा के दौरान तुम स्वार्थी रहे हो, तुम लालची रहे हो और तुमने राहु के चरित्र की तरह ज्यादा अमल किया है बजाय एक देने वाले चरित्र की तरह, बजाय एक ज्यादा आध्यात्मिक चरित्र की तरह, बजाय सर्वोच्च शक्ति पर निर्भर रहने के कि वो तुम्हें क्या इनाम देगा, लेकिन तुम्हारे लिए अपना कर्म करने के लिए।
क्योंकि केतु की दशा बहुत कर्मिक है, क्योंकि केतु एक ध्वज है जो तुमने पिछले जन्म में हासिल कर लिया है, और ये जन्म उसी दिशा में है, उस घर या उस राशि के इलाकों में तुम्हें दूसरों के लिए करना है बजाय अपने लिए। अब मंगल की दशा किस बारे में है? मंगल की दशा एनर्जी के बारे में है, जाने पहचाने जज्बे के बारे में है, उपलब्धियों के बारे में है, अपने लक्ष्य के लिए लड़ने के बारे में है, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा टारगेट है। जिंदगी में क्या मील का पत्थर है, या वो टारगेट या गोल या मील का पत्थर जो तुम्हें या तो तुम्हारे उस्तादों ने दिया है, या तुम्हारे बाप ने दिया है, या तुम्हारे मालिकों ने दिया है, तुम्हारी कंपनी ने दिया है, या एक भूमिका ने दिया है, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी जिम्मेदारी। तो मंगल अपनी अंतर्दशा के दौरान तुमसे उम्मीद करता है कि तुम जाने पहचाने जज्बे वाले रहो। जिस चीज पर तुम्हारा यकीन है उसके लिए खड़े होने से न घबराओ, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, उस टारगेट को हासिल करने से भागो मत जो तुम्हें दिया गया है। अगर तुम स्कूल में हो तो मंगल की अंतर्दशा के दौरान ये तुम्हारे लिए है कि अपनी सारी एनर्जी, सारी कोशिश पढ़ाई में लगाओ। अगर तुम एक खिलाड़ी हो, अगर तुम खेल खेल रहे हो, अगर तुम खेल कर रहे हो, तो तुम्हें आखिरी इनाम के लिए लड़ना है, जीतने के लिए, सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं। अपनी सारी एनर्जी खेल में उत्कृष्टता के लिए लगाना है, अपनी सारी लगन और कमिटमेंट हासिल करने के लिए लगाना है, उस गोल के लिए खड़े होना है जो तुम्हारा है, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे काम पर तुम्हें दिया गया टारगेट हो, या अपनी इज्जत के लिए खड़े होना है, अपने खानदान के लिए खड़े होना है, अपने देश के लिए खड़े होना है, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और मुखर होना है। कभी भी उसके खिलाफ बोलने से न घबराओ जो तुम्हें गलत लगता है, अन्याय के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हारे करीबी लोगों या तुम्हारे दोस्तों या तुम्हारे खानदान का नाम खराब करने पर तुले हैं, या तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे मालिकों और खुद तुम्हारा नाम खराब करने पर तुले हैं। तो मंगल तुमसे उम्मीद करता है कि तुम एक लड़ाकू बनो। मंगल तुमसे उम्मीद करता है कि तुम दरवाजे की चौखट न बनो। मंगल तुमसे उम्मीद करता है कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी कमर न तोड़ो, बल्कि अपना आत्मसम्मान धो और लगन और कमिटमेंट के साथ रहते हुए फिर भी अपने गोल और जो तुम हासिल करने निकले हो उसे न छोड़ो उन लोगों के खिलाफ या उनके लिए जो तुम्हें कुछ भौतिक फायदे देना चाहते हैं लेकिन तुम्हें तुम्हारे टारगेट से दूर ले जाते हैं। और टारगेट हासिल करने से नैतिक रूप से एक योद्धा की तरह, एक जनरल की तरह, एक लड़ाकू की तरह। अगर तुम डरपोक हो, अगर तुम उसके साथ नहीं खड़े रहते जो तुम्हें सच में हासिल करना चाहिए और अपने टारगेट का साथ नहीं देते, तो मंगल की दशा के दौरान तुम पाओगे कि तुम ज्यादा बार हारोगे, तुम ज्यादा बार अटके रहोगे और तुम बोल नहीं पाओगे। तुम अपने खुद के कदरों और अपनी नैतिकता या तुम्हारे टारगेट क्या है उस पर खड़े नहीं रह पाओगे। टारगेट हासिल करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना, अपने यकीन के लिए खड़े होना, अपने कदरों के लिए खड़े होना, अपने खानदान के लिए खड़े होना, अपने दोस्तों के लिए खड़े होना, अपनी कंपनी के लिए खड़े होना, उस ब्रांड के लिए खड़े होना जिसके लिए तुम काम करते हो, सभी के लिए खड़े होना मुश्किल हो जाता है और जिंदगी दुखद हो जाती है जब तुम अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाते। इज्जत की रक्षा करते हैं अपने जीवन साथी के लिए, मिसाल के तौर पर खड़े रहते हैं। और तो मंगल की दशा तुम पर वार करेगी और बहुत ताकत से वार करेगी। तो मंगल की दशा के दौरान ये सुनिश्चित करो कि तुम अपनी सारी एनर्जी, सारी हिम्मत जमा करो और नैतिक रूप से लड़ो, लेकिन बेईमानी के तरीकों के बिना, बेईमानी या गैर नैतिक या मैनिपुलेटिव तरीकों का इस्तेमाल किए बिना, और लड़ो एक सच्चे सिपाही की तरह लड़ो। उसके लिए लड़ो जो तुम्हें तुम्हारे टारगेट के रूप में दिया गया है, इज्जत के लिए, अपने देश के लिए, और वो सब जो तुम्हें अहम लगता है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, देखो कि तुम पर कौन सी दशा है और अंतर्दशा के दौरान खुद को बहुत अच्छी तरह तैयार करो, क्योंकि अगर तुम ये अच्छा नहीं करते हो तो वो ग्रह निश्चित तौर पर उस्ताद, बाप और मालिक की भूमिका निभाएगा और तुम्हें डांटेगा, तुम्हें नीचे गिराएगा, डिमोट करेगा, तुम्हारा अधिकार छीन लेगा, तुम्हारा आत्मसम्मान छीन लेगा, तुम्हारी कमाई छीन लेगा, तुम्हारी सभी भौतिक स्थिति छीन लेगा और तुम्हें लगभग कुछ नहीं के साथ छोड़ देगा। हालांकि अगर ग्रह एक योग कारक है, ग्रह लग्नेश है, तो उन्हें फिर भी तुम्हें चुनाव देने होंगे। ग्रह हमेशा तुम्हें डांटने और नीचे गिराने के लिए नहीं होते। ग्रह तुम्हें चुनाव देंगे, तुम्हें मौके देंगे उन नकारात्मकताओं के बाद जो तुमने अंतर्दशाओं के दौरान जमा की है। फिर उस कर्मिक कर्ज का बहुत ज्यादा हिस्सा तुम्हें उतारना होगा, और उतारना इतना ताकतवर और इतने लंबे वक्त के लिए हो सकता है कि पूरी दशा तुम सिर्फ उन नकारात्मक एनर्जी को उतार रहे हो जो तुमने जमा की है। तो
अंतर्दशाओं के दौरान नकारात्मक एनर्जी मत जमा करो कि तुम्हें दशा के दौरान इतना ज्यादा उतारना पड़े कि तुम पूरी तरह खोए हुए महसूस करो और पूरी दशा तुम्हारे लिए एक दर्दनाक दौर हो। तो दोस्तों, ये ग्रह की दशा के लिए है। ग्रह की एनर्जी को दिमाग में रखते हुए और ग्रह का चरित्र क्या है, ग्रह का रवैया क्या है, ग्रह तुमसे क्या व्यवहार की उम्मीद करता है और किस दिशा में ग्रह व्यवहार करना चाहता है और कैसे उसी हिसाब से अंतर्दशाएं वो हैं जहां तुम उसी हिसाब से तैयारी करते हो। और अगर मुमकिन हो तो पूरी जिंदगी नैतिकता, चरित्र, नैतिकता, जिम्मेदारी, जवाबदेही, आत्मसम्मान, दूसरों के लिए काम करने, दूसरों की सेवा करने, सही फैसले लेने, बुद्धिमत्ता पर निर्भर रहने, दिलदार बनने की जिंदगी जियो। तो सभी दशाएं तुम्हें नहीं डांटेंगी, वो तुम्हें देंगी, वो तुम्हें ज्यादा इनाम देंगी और कम नीचे गिराएंगी। तो दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण है कि तुम विभिन्न ग्रहों की दशाओं के लिए कैसे तैयारी करते हो। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी तरफ से एक निजी सलाह मशविरा चाहते हैं तो कृपया मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। और जब तक हम किसी और वक्त नहीं मिलते, ये आपका दोस्त और रहनुमा इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।